अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, एक गलती जो आप लोग अमूमन कर जाते हैं बच्चे, कल टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, आपको मुझे हाईलाइट भी कर रहे थे कि टाइम हो गया होगा, तो हम जल्दी से मैं चला गया। जो बात बताने वाली है वो करके बतानी थी तो याद रहनी थी ये बात। ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है ना टैक्स की डेप्रिसिएशन, इसकी फिगर आपने मुझसे गलत लिखवाई कर। अच्छा, आपने ये जो अमाउंट बोली है ये ठीक नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि कल टाइम नहीं था, हम नहीं डिस्कस कर सके, आज हम करते हैं जरा। ये डेप्रिसिएशन का 50% अलाउ नहीं होगी। इस अमाउंट का मैक्सिमम 50% तक आप टैक्स की डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर सकते हो, तो ये गलती कभी नहीं करनी। इस अमाउंट, ये कौन सी अमाउंट होगी? 24780, इसका कितने परसेंट तक? 50% तक ये अलाउ हो सकती है। जी बच्चे बताइएगा कितनी अमाउंट है? 12390, इतना एडजस्ट होगी। बाकी अमाउंट यही रिमेनिंग रह जाएगी 12390। बच्चे बात क्लियर हो गई? रूल क्या था? हमने पढ़ा कि अगर टैक्सेबल इनकम की अमाउंट 10 मिलियन से ज्यादा हो तो फिर हम टैक्स की डेप्रिसिएशन को मैक्सिमम अलाउ कितना करवा सकते हैं? टैक्सेबल इनकम की अमाउंट का 50% तक अलाउ हो सकती है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं हो सकती। बाकी क्या हो जाएगी? कैरी फॉरवर्ड। और आपको पता है टैक्स की डेप्रिसिएशन की लाइफ तो लिमिटेड होती नहीं है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यहां तक कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चे, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे मुकम्मल। अब हम बाकी हिस्सा इसका पढ़ के उसको सॉल्व करें। अच्छा बच्चे, हमने नॉन स्पेकुलेशन का केस पूरा मुकम्मल कर लिया। अब किस हिस्से को हमने डिस्कस करना है? स्पेकुलेशन लॉस। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। स्पेकुलेशन, बिजनेस इनकम। अच्छा बच्चे, सबसे पहले स्पेकुलेशन इनकम। स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम कितनी बोली बच्चे आपने? हम डेटा रुपीज इन थाउजेंड्स में लिख रहे हैं, तो 2500 यही फिगर है बच्चे। अच्छा, अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखिएगा, स्पेकुलेशन लॉस भी उसने हमें बता दिया होगा। पहले स्पेकुलेशन की इनकम उसने हमें बताई है, इनकम फ्रॉम फॉरेन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। अगर फॉरेन की, जवाब साहब, अगर फॉरेन की बिजनेस इनकम हो तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान का लॉस एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान का गेन हो और फॉरेन सोर्स लॉस हो, वो पाकिस्तान की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये भी गलती हमें नहीं करनी। ये एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि ये कौन सा लॉस है? पाकिस्तान सोर्स। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये है फॉरेन सोर्स, और नेक्स्ट यहां पे पाकिस्तान सोर्स स्पेकुलेशन
लॉस। जी बच्चे, अमाउंट है 2700 की और ये हमारा है लॉस। कितना लॉस हो गया, और ये लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 6 टैक्स ईयर्स। और ये एडजस्ट सिर्फ किसके अगेंस्ट होगा, सिर्फ स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट एडजस्ट, और किसी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। बच्चे बात क्लियर हो गई यहां तक। अगला हेड कौन सा है इसके बाद, जिसकी इंफॉर्मेशन कल हम लोगों ने पिक तो की थी लेकिन उसको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। डाटा अब आपके सामने है, बिजनेस की थी, कोई ऐसी चीज ना हो जो हम मिस करें। कैपिटल गेन है जी, ठीक हो क्या जी। जी कैपिटल गेन की फिगर है, ये 2 कैपिटल गेन की फिगर है। अदर इंफॉर्मेशन कैपिटल गेन। बच्चे सबसे पहला कैपिटल गेन, गेन 5000 रुपए का फ्रो सेल ऑफ अनइम्प्रूव्ड लैंड। गेन ऑन सेल ऑफ अनइम्प्रूव्ड लैंड। कितनी अमाउंट है बच्चे, 5000। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट बच्चे क्या है, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। जी हुज़ैफा साहब, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडरेशन रिसीव। बिल्कुल ठीक हो गया। कंसीडरेशन कितनी रिसीव हो रही है, पहले उसकी फिगर पिक करते हैं, वो फिगर लिखते हैं जी। कंसीडरेशन रिसीव की फिगर है 2125। ठीक हो गया जी बच्चे, 2125। अब इसमें से हमें लेस करनी है कॉस्ट ऑफ शेयर्स, शेयर्स की कॉस्ट को लेस करना है जी बच्चे। उसने कहा रिसीव्ड ऑन सेल 25,000 शेयर्स थे लिस्टेड कंपनी के, एनी ने ये परचेज किए थे कितने रुपए का एक शेयर, तो बच्चे 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डाटा रुपीज इन थाउजेंड्स में लिख रहे हैं। ये किसके इक्वल हुआ, 625। तो बच्चे कॉस्ट ऑफ शेयर्स हो गई 625 की फिगर, लेस कीजिएगा कितनी फिगर है, 1500 है बच्चे ये। अच्छा बच्चे नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट ये है लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। पढ़ा था ना कल हमने, लॉस किसका है, लिस्टेड सिक्योरिटीज का। अब बताइए एडजस्ट हो सकता है, नहीं। उसकी रीजन क्या है, ये टाइम बार्ड हो गया हुआ है। 2020 का लॉस था, कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता था, 2021, 2022, 2023, 3 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता था। 2024 का डेटा हमारे पास मौजूद है, ये तो क्या हो चुका हुआ है, लैप्स हो चुका हुआ है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे बच्चे। ठीक होगा जी बच्चे। तो यहां पे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस हैज बीन टाइम बार्ड, ये टाइम बार्ड हो चुका होगा, अब ये लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। तो कैपिटल गेन का टोटल कैपिटल गेन कितना बन गया बच्चे, 6,500। जी बच्चे ये भी हमने सॉल्व कर लिया।
इसके बाद एक और हेड है, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो हमने कल डिसाइड भी किया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो क्या था? जी बच्चे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये अब आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्या कह रहा है? कहता है ये लोन रिसीव किया 180 का थ्रू बियरर चेक। बात क्लियर हो गई? तो मैंने पढ़ लिया, एक्सपेक्ट कर लिया। क्या है? लोन रिसीव किया बियरर चेक के थ्रू। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, आप लोगों ने बिल्कुल सही पिक किया। लोन रिसीव्ड थ्रू बियरर चेक। वो कितना बचे? 180 हो गए यहां पे सारे हेड ऑफ इनकम। अब यहां पे हमने इसका टोटल कर लेना, ये हमारी कहलाएगी टोटल इनकम। अच्छा बच्चे, अब किस किस को टोटल करना है मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले ये वाली फिगर हम टोटल करेंगे, ये फिगर हम टोटल करेंगे और ये फिगर टोटल करेंगे। 19070। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके अलावा कोई और इनकम तो नहीं थी जो हमने एडजस्ट ना की हो, यहाँ पे कंसीडर ना की हो? सबसे पहले हेड ऑफ इनकम था इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का ये टोटल आ गया। फिर उसके बाद ये तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि लॉस है, स्पेकुलेशन का लॉस है। कैपिटल गेन भी कंसीडर कर लिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अब हमने क्या काम करना है? हमने इसमें से लेस करना है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। किसको माइनस करना है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को। अब आप मुझे बताइएगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हम सबसे पहले लेंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड। गेन हुआ हमें लैंड की डिस्पोजल के टाइम पे, वो कितनी अमाउंट है बच्चे? 5000। ये फिगर हमने डिडक्ट करनी है। फिर उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लिस्टेड कंपनी शेयर्स, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, वो बच्चे फिगर है 1500, ये माइनस कर दीजिएगा। इसके बाद बचे है ये टैक्सेबल इनकम। जी बच्चे, कितनी अमाउंट? 12570 रुपीज इन 1000 उसमें डाटा। यहां तक बच्चे कैलकुलेशन हो गई। अब उमर साहब हमें कैलकुलेशन करनी है टैक्स लायबिलिटी की, तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं टैक्स लायबिलिटी की। अब आप मुझे बताइएगा टैक्स लायबिलिटी के लिए ये नॉन सैलरीड का केस अप्लाई होना है। कौन सा केस अप्लाई होना है? नॉन सैलरीड। कौन सा केस है बच्चे? नॉन सैलरीड केस। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई यहां तक? नॉन सैलरीड में अब आप मुझे बताएं ये कौन सी स्लैब है? सबसे लास्ट स्लैब है, बिल्कुल ठीक हो गया। टैक्स ऑन रुपीज, स्लैब कहां से शुरू हो रही है? 5.6 मिलियन। कितनी अमाउंट? 1610000। अब जितनी भी अमाउंट एक्सीडिंग है, टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग 5.6 मिलियन से जितनी ज्यादा है, वो कितनी अमाउंट है? और वो एट द रेट ऑफ 45%।
313 4674। जी बच्चे, कोई मुश्किल बात तो नहीं है यहां तक? अब बच्चे हमने इसमें क्या ऐड करना है? टैक्स। अब हमने ऐड करना है जो कि सरचार्ज है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ग्रेटर देन, शाबाश, समझ आ गई बात? ये 10 मिलियन से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो फिर हमें क्या करना है? सरचार्ज। तो ये है सरचार्ज। और रेट क्या है? एट द रेट ऑफ, शाबाश। अब ये ना हो आप गलती करें इसका 10% ले लें ना बच्चे, गलती हो जाएगी। किस फिगर का? 4746,500। टैक्स की अमाउंट का कितने परसेंट लेना है? 10% लेना है। ये गलती नहीं करनी, याद रखेंगे ना ये बात? जी बच्चे, कितनी फिगर होगी? 474650। बच्चे बात क्लियर है? अब ये है टोटल टैक्स की अमाउंट, ये होगा 150,152,522। बच्चे बात क्लियर हो गई यहां तक? सबको समझा पाया हूं? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? सरचार्ज इस दफा इंप्लीमेंट हुआ है तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना इस बात को। हमने खूब न्यूमेरिकल किया हुआ, इस पर प्रैक्टिस की हुई है। अली सरवर साहब, अब कोई क्रेडिट नहीं दिया। अगर क्रेडिट दिए होते तो तरतीब से बताइएगा। 6 क्रेडिट्स हैं। पहले नंबर पे फुल टाइम टीचर अलाउंस, दूसरा प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट या शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, या फिफ्थ वन हमने पढ़ा है टैक्स क्रेडिट ऑन एपीएफ अप्रूव्ड पेंशन फंड और पीओएस मशीन पे टैक्स क्रेडिट। फिर आगे इंडस्ट्रियल के वो बिजनेस के आ जाते हैं। तो ये बच्चे बात क्लियर हो गई? तो वो तो गिवन नहीं है कोई भी। अब हमें लेना है टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सबसे पहली बात तो ये देखें कि हमें जो अनइम्प्रूव्ड लैंड है वो खरीदी कब थी? जुलाई 2000। और बेच कब रहा है बच्चे? 2024 में। गेन ऑफ ₹5 फ्रॉम द सेल ऑफ एन अनइम्प्रूव्ड लैंड टू वन ऑफ नफीर्स बिजनेस कोलीग फॉर ₹60 विच वाज परचेज इन जुलाई 2021। अब बताएं, जुलाई से 21 से लेकर 2022 तक 1 साल, 23 तक 2 साल, 24 में 3 साल, 2 साल से ज्यादा मुद्दत, 3 साल के दरमियान मुद्दत। अब आप मुझे बताइएगा क्या रेट यूज करेंगे? शाबाश, क्या रेट यूज करना है? 10%। टैक्स ऑन अनइम्प्रूव्ड लैंड। जी बच्चे, 5 मिलियन है गेन की अमाउंट, रुपीज इन थाउजेंड्स में डाटा लिखा हुआ था। इसका कितने परसेंट? 10%। तो बच्चे कितनी फिगर हो गई? 500,000। बिल्कुल ठीक हो गया। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अच्छा बच्चे, ये जो शेयर्स बेचे जा रहे हैं लिस्टेड कंपनी के, ये परचेज कब किए थे? 2017 के अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखिए, ये डेट लिखी हुई है 2017, 1 जुलाई 2023 से पहले के। 22 है, 1 जुलाई 2022 है या 23 है? चेक करके बताओ अपनी किताब से, ताकि आपको याद हो जाए, कभी भूले ना। 22 है, 30 जून 2022 या 1 जुलाई 2022। उससे पहले खरीदे जाएंगे तो 12.5%, अगर उसके बाद वाले बेचे तो 15%। क्लियर है? वैसे भी रेट्स गिवन होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम में गिवन होंगे। तो बच्चे, टैक्स ऑन गेन
own shares। तो बच्चे 15,000 मीन्स 1.5 मिलियन, इसका कितने परसेंट? 12.5%। फिगर बताइएगा। जी बच्चे, अब टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा 650। 59 है, 5908,650 टैक्स पेएबल। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये सवाल एक रिवीजन लेवल क्वेश्चन था, एक अच्छा सवाल था प्रैक्टिस के लिए। अनइम्प्रूव्ड लैंड वाला जी, अनइम्प्रूव्ड लैंड हमने बोला था कि अगर हम अनइम्प्रूव्ड या ओपन प्लॉट को सेल करें, या हम फ्लैट को सेल करें, या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को सेल करें, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि मुद्दत क्या हो रही है। हमने लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 साल के दरमियान, 2 से ज्यादा लेकिन 3 साल के दरमियान, 3 से ज्यादा लेकिन 4 साल, तो इस तरह से हमारे पास टाइम पीरियड मेंशन है और उसमें बताया भी हुआ रेट्स क्या है। पहले के लिए 15% था अनइम्प्रूव्ड, 2 साल तक अगर आप बेचेंगे तो 12.5% है, और अगर 2 साल से 3 साल के दरमियान बेचेंगे तो 10%। ठीक हो गया, हमने डायरेक्ट गेन पे ये रेट अप्लाई कर दिया। सही हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इसके जरा एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं, एग्जामिनर ने इस पे क्या कमेंट्स किए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये क्या है बच्चे? अब देखिएगा, जो बातें हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं, एडवांस रिसीव किया वो एक्सक्लूड ही नहीं किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, माइनस ही नहीं किया बच्चों, ये गलती की। ये अब आप लोगों ने गलती नहीं करनी। एनआरवी की एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेट ही नहीं की सही अमाउंट के साथ। इससे भी बढ़ के अमाउंट जो कैलकुलेट की वो ऐड बैक कर दी प्रॉफिट के अंदर। क्या करनी थी? प्रॉफिट में से माइनस डिडक्ट करनी थी। पेनल्टी लेट पेमेंट का उसे अलाउएबल एक्सपेंस बना दिया, जबकि उसने वाज़ेह तौर पे कहा था कि एफबीआर ने पेनल्टी चार्ज किया, लॉ की वायलेशन। इंटरेस्ट बैंक लोन पे वो पर्सनल था, उसको एडमिसिबल बना दिया, वो तो पर्सनल लोन था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट ही नहीं की, और नंबर ऑफ डेज पे अपोर्शन ही नहीं की। टैक्स की डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को एडजस्ट कर दिया फॉरवर्ड लॉसेस से पहले ही। हमने पढ़ा हुआ है ना कि अगर फॉरवर्ड लॉसेस हो तो तरतीब में डेप्रिसिएशन का लॉस सबसे एंड पे एडजस्ट होगा, क्योंकि उसकी कोई मुद्दत नहीं होती। याद आ गई बात? टैक्स की डेप्रिसिएशन रैम्स पे कैलकुलेट ही नहीं की। हमने पढ़ा हुआ है रैम्प की डेप्रिसिएशन 100% अलाउ होगी, लेकिन एक रैम्प मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक अलाउ हो सकता है? 2,50,000 तक। पाकिस्तान सोर्स स्पेकुलेशन लॉस not set off with income of from foreign speculation business. Moreover, speculation was set off with non speculation income. ये गलती हुई। उसके बाद brought forward losses on sale of listed securities was set off with current year capital gain. इसकी तो टाइम बार्ड हो गई हुई थी, ये तो हो ही नहीं सकता था एडजस्ट, वो भी एडजस्ट कर दिया। लोन रिसीव किया बियर चेक, उसको या तो इग्नोर कर दिया या उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लासिफाई ही नहीं किया। इनकरेक्ट टैक्स रेट्स अप्लाई किए इनकम के ऊपर सब्जेक्ट टू सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक को अलहदा से ही नहीं किया। तो ये गलती बचे अब आप लोगों से एग्जाम में नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। एक सवाल हमारा रहता है, क्योंकि टाइम जरा कल था, मैंने कहा पहले ये जरा लंबा सवाल हम हल कर लेते हैं, बाद में फिर छोटा सवाल हल करेंगे। जी बच्चे स्टार्ट करते हैं बच्चे इससे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों ने कोशिश करनी है फुल लेंथ क्वेश्चन, आप लोगों ने मेरी मदद करनी है कि हम इसको सॉल्व कर सकें। 1 जुलाई 2023 जवेद एक सिटीजन है पाकिस्तान का, वो ट्रैवल किया कीनिया नई जॉब को स्टार्ट करने के लिए,
लेकिन वापस आ गया पाकिस्तान कब? 25 नवंबर 2023 को अपने अब्बा जान की डेथ की वजह से, वफात की वजह से। अपने वहां पे स्टे के दौरान कीनिया में उसने सैलरी 40 लाख रुपए की अर्न की। कौन सी सैलरी है? कौन सी सैलरी है? फॉरेन सोर्स सैलरी, जिसमें से टैक्स इक्वलेंट टू 8 लाख रुपए का उसका विद हेल्ड हो गया और डिपॉजिट कहां करवा दिया गया? कीनिया की टैक्स अथॉरिटीज के पास। बात क्लियर है? यहां तक इसको जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाम क्या है इसका? मिस्टर जावेद। रिक्वायरमेंट में क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट करो टैक्सेबल इनकम जावेद की फॉर द टैक्स ईयर 2024 अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम। टैक्सेबल इनकम सिर्फ कैलकुलेट करनी है, भैया याद रखिएगा, टैक्स लायबिलिटी नहीं। फॉर द ईयर एंडेड क्या डेट है बच्चे? 20 टैक्स ईयर। बच्चे हम सीधा सीधा सिंपल जैसे जिस पैटर्न पे लिख रहे हैं वही लिख देते हैं। टैक्स ईयर है 2024, बस ठीक हो गई बच्चे बात। इंफॉर्मेशन किस में लिख रहे हैं बच्चे? रुपीस में। रुपीस में डाटा गिवन है तो मैं रुपीस में ही लिखूंगा। सबसे पहले बच्चे इनकम फ्रॉम सैलरी, अच्छा बच्चे फॉरेन सोर्स सैलरी 4 मिलियन। मुझे कोई इसकी टैक्स की ट्रीटमेंट बताए, टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट? क्या है? मैं कहता हूं एग्जम्प्ट है। शाबाश। हमने सैलरी में 2 एग्जम्पशन पढ़ी। हमने कहा था अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, हिज फॉरेन सोर्स सैलरी विल बी एग्जम्प्ट इन पाकिस्तान। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी, अगर एक पाकिस्तान से बाहर कमाई जाने वाली सैलरी, उस पे टैक्स जितना इनकम टैक्स के मुताबिक वहां के कवानीन के मुताबिक जितना टैक्स बनता था वो डिडक्ट भी हो गया, वहां की अथॉरिटीज को जमा भी हो गया, तो वो फॉरेन सोर्स सैलरी भी क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। याद आ गई बात? तो ये फॉरेन सोर्स सैलरी क्या है बच्चे? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसमें गलती नहीं करनी है बाप लोगों को। वो तो हम लिया करते थे अदर देन सैलरी। सैलरी के अंदर तो ये एग्जम्पशन अप्लाई हो जाती थी, क्योंकि जो हमने एग्जम्पशन 5 टोटल पढ़ी थी ना, एक पढ़ी थी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की, एक हम लोगों ने पढ़ी थी रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की, एक हमने पढ़ी टैक्स ट्रीटी की, और सैलरी की फिर 2, ये जो मैंने अभी बताई है। बाकी 3 वाली वो हर हेड पे अप्लाई होती है, ये जो नीचे वाली है ये सिर्फ इन 2 पे। और इसके अलावा जो एवरेज लिया करते थे वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट की सूरत में लिया करते थे, कि अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो, वो जो हमने रूल पढ़ा था लॉसेस के चैप्टर में, चैप्टर 15 में, हमने कहा था हर हेड पे फॉरेन सोर्स के टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा और उसको सेपरेट सेपरेट रखना है। ठीक है? वो 2 अमाउंट्स में से जो लोअर अमाउंट हुई, पहली बैरून मुमालिक में जितना टैक्स अदा किया, पाकिस्तान में एवरेज टैक्स रेट के मुताबिक जितना टैक्स बनता है, इनमें से विच एवर इज लोअर। बच्चे बताइएगा बात समझा पाए हो? गलती तो नहीं होगी? समझ आ गई बात? वो अपनी किताब में से चैप्टर नंबर 1 में से पढ़ भी लिया, पढ़ लो अभी, जाके पढ़ लो अभी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसी वक्त मेरे से पूछ लो।
अगर कोई सिटीजन पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुमालिक में चला जाए और बाहर ही रहे, वापस लौट के ना आए, उस साल की जितनी भी फॉरेन सोर्स सैलरी होगी वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। ठीक है बच्चे? तो बच्चे अब मैंने यहां पे इसको क्या कर दिया, एग्जम्प्ट। तो फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो गई, एग्जम्प्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट, फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ he decided to join the family business in पाकिस्तान। उसने पाकिस्तान के अंदर कौन सा बिजनेस ज्वाइन करने का इरादा रख लिया। Meanwhile, उसने रिसीव की रेंटल इनकम एक फ्लैट से जो कि कीनिया में था 1 जनवरी 2024। रेलिवेंट डिटेल आर गिवन बिलो। ये कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट रिसीव पर मंथ, कितना उसे रिसीव हो रहा है रेंट, 3 लाख। प्रॉपर्टी टैक्स जो उसने पे किया, एडमिजिबल एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज पेज, एडमिजिबल एक्सपेंस। कलेक्शन चार्जेस पेड टू एन एजेंट इन कीनिया, ये मैक्सिमम अलाउ होगा तो कितने तक का, 4%। फॉर द पीरियड जनवरी टू जून, 6 माह का है ये कितने माह का है, कहता है ये जिन जिन के साथ स्टैरिक लगा हुआ है ये 6 माह का। इसका मतलब इसको फर्दर अपोर्शन करने की जरूरत। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मंथली रेंट, मंथली रेंट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है जनवरी टू अप्रैल 2024 तक, वो कितनी है, 3 लाख। हमने क्या बोला था, फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल, विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब है अब हमें इस रेंट के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। रेंट 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक, फिर उसके बाद 1 मई से लेकर 30 जून तक, ये 2 माह बने और ये कितने माह बन गए, 4 माह। अब देखिए बच्चे, 3 लाख रुपया हर महीने और इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 12 लाख। ये बात हो गई बच्चे क्लियर। या हम कंपैरिजन करते हुए ये फिगर ले लेते हैं, आसान हो जाएगी मेरी फिगर कंपैरिजन करते हुए। ये कौन सी फिगर है, ये रेंट रिसीव्ड की फिगर है, इतना रिसीव हो रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू अब बताने लगा। देखे वो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ड्यूरिंग द मंथ जनवरी से अप्रैल तक कितनी थी, 3 लाख। तो ये आ गई 3,50,000। बताएं विच एवर इज हायर, 3,50,000। तो मुझे पहले 4 माह के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 3,50,000 को 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा, उसके बाद स्टार्टिंग मई 2024 से फेयर मार्केट वैल्यू कम होके कितनी हो गई, 2 लाख। तो अब इसके केस में देखें 2,50,000। अब बताएं विच एवर इज हायर। अब हमें हायर ऑफ कंसीडर करना होता है ना, तो हायर ऑफ अब कौन सा होगा, 3 लाख। तो अब मुझे किसको बेस बनाना है, 3 लाख। कितने मंथ से मल्टीप्लाई करना है, समझ आई बच्चे बात की। तो रेंट जो रिसीव किया है वो 6 माह का है, उसमें से पहले 4 माह में फेयर वैल्यू ज्यादा थी, आखिरी 2 माह में फेयर वैल्यू कम थी। तो हमें तो कंसीडर करना होता है फेयर वैल्यू और एक्चुअल, विच एवर इज हायर। ठीक है, अगर मंथली इंफॉर्मेशन हो तो हर मंथ को अलग-अलग कंसीडर करना पड़ते, लेकिन ये पहली दफा जिंदगी में उसने ऐसा सवाल पूछा है। पहले तो हमें पूरी एनुअल लेटिंग वैल्यू दे दिया करता होता था। जी बच्चे बात क्लियर हो गई। तो बच्चे हम कैलकुलेट करें यहां पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बच्चे सबसे पहले रेंट की अमाउंट, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। आपको पता है रेंट में 4 बातें शामिल हो सकती हैं, पहले जरा देख लेते हैं। एक दफा रेंट की वर्किंग कर दूं, फिर उसके बाद आप देखिएगा। अब मैं वर्किंग कर चुका हूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे। जी बच्चे 3,50,000
इसको कितने माह से मल्टीप्लाई करना है? 4 माह से, प्लस 3 लाख को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। टोटल करके बताइए। 2 मिलियन, 2 मिलियन बचे टोटल। रेंट चार्जेबल टू टैक्स में कितनी बातें शामिल होती है मैक्सिमम? 4। अली सरवर साहब दूसरी कौन सी बात होगी? फोरफिटेड, सेकंड कौन सी है? फोरफिटेड। थर्ड वन 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल एडवांस। थर्ड वन कौन सी है जी अब्दुल कदीर साहब? 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल एडवांस। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, शाबाश, कौन सी अमाउंट? साइनिंग अमाउंट। कौन सी अमाउंट? अच्छा, अगर कोई लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन टेनेंट ने पे कर दी तो वो किसका हिस्सा बनेगी? रेंट का हिस्सा बन जाए, वो रेंट रिसीव्ड का हिस्सा बन जाएगी। समझ आइए ना, वो बात हमने पढ़ी हुई है। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड पेड बाय द टेनेंट। इरशाद साहब बात क्लियर हो गई जी बच्चे। अब इसमें से हमें माइनस करने एडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब आपने एक काम करना है मेरा, अभी जल्दी से पास पेपर में से चेक करें इस सवाल में से, क्या ये लैंड है या बिल्डिंग है? अगर बिल्डिंग है तो रिपेयर अलाउंस कंसीडर करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। फ्लैट है तो इसका मतलब है कंसीडर करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। ओपन प्लॉट नहीं है, हमने पढ़ा था ओपन प्लॉट के केस में रिपेयर अलाउंस को कंसीडर नहीं किया जाता, याद है ना बातें? तो बच्चे ये क्या है? रिपेयर अलाउंस, रिपेयर अलाउंस। अच्छा बच्चे करें 2 मिलियन, इसका कितने परसेंट? 1/5। बताए कितनी अमाउंट? ये बच्चे इसमें से माइनस हो जाएगी। उसके बाद जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स माइनस होगा, कितनी अमाउंट? 400,000। कितनी अमाउंट है? 12 लाख। कलेक्शन चार्जेस मैंने सिखाया था इसको करना है लोअर ऑफ, तो गलती से बच जाएंगे, याद है ना? लोअर ऑफ 2 अमाउंट्स, एक है एक्चुअल, कितनी अमाउंट है? 90,000 या 4% जी बचे 2 मिलियन का कितना बनता है? तो लोअर ऑफ कौन सी अमाउंट हुई? अब बच्चे बता दीजिएगा। लॉस आ रहा है, 80,000 का ही लॉस आ गया। लॉस ऑन प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा, अब आपको लॉस की कंडीशन पता है ना इसकी? बताइएगा इसके लॉस के बारे में कौन जानता है? लॉस प्रॉपर्टी का किसी भी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है सवाए सैलरी एफटीआर के। अगर कोई लॉस एडजस्ट ना हुआ वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लैप्स कर जाएगा। हमने पढ़ा था सैलरी में लॉस होता नहीं, सैलरी किसी का लॉस बर्दाश्त करता नहीं। 2 बातें फिर कंबाइन पड़ी थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने कहा था इसका लॉस किसी भी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है सवाए सैलरी के और एफटीआर के। इन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, ये लैप्स कर जाता है। कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 37A का 3 साल तक, और वो सिर्फ उसी के अगेंस्ट एडजस्ट होना है। 37 का 6 साल तक। क्लियर हो गया?
वो सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होना। बिजनेस का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 6 साल तक। स्पेकुलेशन का अलग, नॉन स्पेकुलेशन का अलग। नॉन स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे ये बात तो हमने मुकम्मल कर ली। इसके बाद बच्चे, इन एडिशन टू द अबव, जावेद ने परचेज किया एक फैक्ट्री की बिल्डिंग को अलॉन्ग विद प्लांट इन कराची फॉर रुपीज, कितने में बचे 120 मिलियन, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी 2024। इट हैज बीन लीज्ड आउट फॉर अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 3 मिलियन। Considering the nature of the installed plant, the factory require renovation every 3 years. फैक्ट्री को रेनोवेट करना है कितनी देर के बाद? हर 3 साल के बाद। बिफोर रेंटिंग आउट द फैक्ट्री बिल्डिंग, जावेद ने रेनोवेशन का खर्चा कितने मिलियन का कर दिया? 10 मिलियन का। अब आप मुझे बताइएगा, अगर बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट आउट की जाए तो किस हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल? शाबाश, तो ये हेड कौन सा होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं हो। करें जी वर्किंग इसकी। तो ये है बच्चे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी बच्चे, सबसे पहले रेंट की अमाउंट। रेंट की अमाउंट वाज़े बताई हुई है, कितनी है बच्चे? 3 मिलियन। और कितने माह का रेंट है? यह कम फेब से लेकर 30 जून तक 5 माह बने। 3 मिलियन इंटू 5, 15 मिलियन। बिल्कुल ठीक हो गया बच्चे। अच्छा बच्चे, अब इसमें से लेस करने हैं एडमिसिबल एक्सपेंसेस। जी बच्चे, हमें डेप्रिसिएशन कंसीडर करनी पड़ेगी ना इसकी। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन डेप्रिसिएशन कंसीडर करते हुए बच्चे जरा मुझे बताइएगा, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का रेट हम क्या लगाएंगे? 10%। अच्छा आप देखें जरा, यहाँ पे वो कह रहा है 120 मिलियन है और रेनोवेशन करनी पड़ती है कितनी? ठीक हो गया, तो इन दोनों को सम कर लें तो कितनी फिगर बनती है? 130 मिलियन। रेट कितना होगा? जिस साल परचेज करेंगे पूरे साल की लेंगे के नंबर ऑफ डेज पे बेस करेंगे? जी, नंबर ऑफ डेज पे नहीं बेस करते, पूरे साल की लेते हैं। जी बच्चे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जी बच्चे 130 डायरेक्ट कर दे, इसका कितना परसेंट, कितनी अमाउंट? ये इसमें से माइनस करेंगे। और कोई एक्सपेंस तो नहीं है इसका? अच्छा जी बच्चे, कहता है कि बिफोर रेंटिंग आउट, रेंट आउट करने से पहले फैक्ट्री की बिल्डिंग को जावेद ने क्या किया? रेनोवेट किया। और रेनोवेशन में कितना खर्चा आया? 10 मिलियन। ठीक हो गया जी। तो अब रेनोवेशन जैसे ऐसी, जब कोई आप बिल्डिंग खरीदते हैं और खरीदने के फौरन बाद आप उसकी रेनोवेशन कर दें, तो वो रेनोवेशन जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो तब तक के एक्सपेंडिचर उसी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना देंगे। हर 3 साल बाद करना है, लेकिन जब इनिशियल लिया जाता है, इनिशियल मेजरमेंट के टाइम पे तो हम कंसीडर करते हैं ना
जैसे पहली दफा जब हम एसी लगाते हैं तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, उसके बाद दोबारा डिसमेंटल करके दोबारा लगाएंगे, फिर तो नहीं करेंगे ना। वो IAS 16 वाली बात वो बाद में है कि भाई अगर तो इकोनॉमिक बेनिफिट उससे इनहांस हो रहा है, वो IAS 16 कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है नहीं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इनिशियल इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, रेनोवेशन का खर्चा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये वो एक्सपेंसेस अलाउएबल एक्सपेंस, तो इसको ऐड करके डेप्रिसिएशन अलाउ करनी है जी बच्चे। अब बता दीजिएगा ओवरऑल ये 2 मिलियन है बच्चे, पूरा लिख देता हूं जी 2 मिलियन। नेट बताइएगा बच्चे कितना बैलेंस होगा, टैक्सेबल इनकम पूछी हुई है ना, कितनी अमाउंट है 1920। सिर्फ इस सवाल में यही कहा था टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना, टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी हुई। ऐसा ही है बच्चे, ये सवाल ये पार्ट हो गया। अब बी पार्ट, अज्यूम करें तमाम इंफॉर्मेशन जो सिनेरियो में रिमेन द सेम एक्सेप्ट दैट जवेद हैड स्टार्टेड हिज जॉब इन कीनिया ऑन 1 जुलाई इंस्टेड ऑफ 1 जुलाई 2023। हाउ वुड दिस अल्टरेशन इन द स्टार्ट डेट अफेक्ट योर रिस्पॉन्स इन पार्ट ए। तो बताना है क्या इफेक्ट होगा इसमें। क्या हुआ बच्चे, क्यों? बच्चे मैं ना आज कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, अगर इससे आगे हम नेक्स्ट कल कर लें, ठीक है। मैं सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल जो होगा मेन वो हमारा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए, आप लोगों की तवज्जो भी चाहिए और मैं भी थोड़ा सा पोटेंशियल के साथ आपको करवा सकूं तो बेहतर है। ये 2 सवाल या 3 सवाल हमारे रह गए, कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और इसके साथ भी किसी पेपर को साथ मिला लेंगे हम इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। कल थोड़ी सी डेफिशिएंसी मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, मीनवाइल अपने टेस्ट के लिए सिलेबस सुनिएगा, चैप्टर नंबर 1 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 6 तक पॉसिबल है या नहीं है, कर सकते हैं? चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 के 5 कर दूं कल 5 कर दिए। 5 से मुराद ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तक पूछा हमने। 2 हेड इसमें सिर्फ कवर हुए, एक हमारा सैलरी का कवर हुआ, एक हमारा प्रॉपर्टी का कवर हुआ। ये 2 हेड बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूडिंग इसके पास पेपर्स तैयार करके आएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु